सो कल हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, एनर्जी बैंड कंसेप्ट हमने पढ़ा था। एंड नाउ सेमीकंडक्टर में पर्टिकुलरली आज हमें देखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर के बारे में तो हमने समझ लिया, समटाइम्स दे बिहेव एज अ कंडक्टर, समटाइम्स दे बिहेव एज अ insulator depending upon the situations, voltage applied, temperature, they behave differently. अब सेमीकंडक्टर में भी टाइप्स है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये उसका एक टाइप है। तो इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है प्योर। इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? प्योर। सो प्योर सेमीकंडक्टर। ये प्योर सेमीकंडक्टर क्या है? प्योर मतलब उसमें जितने भी एटॉम्स है वो सारे के सारे, सपोज हमारे पास कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सपोज हमने जर्मेनियम लिया, तो सारे के सारे एटॉम्स जो है वो जर्मेनियम के ही होंगे, एकदम प्योर। ओके, उसमें कोई भी इंप्योरिटीज होगी नहीं। तो उसी को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब कि प्योर, अगर सिलिकॉन लिया हुआ है तो उसमें जितने भी एटॉम्स है वो सारे के सारे सिलिकॉन के होंगे। फिर उसमें ना नॉन सेमीकंडक्टर का भी कोई पार्टिकल होगा, एटॉम होगा, जैसे कि कोई भी ले लो, कोई कैल्शियम भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और सेमीकंडक्टर का भी दूसरा कुछ नहीं होगा। मतलब तुमने अगर जर्मेनियम का मैटर लिया हुआ है तो उसमें सिलिकॉन या कार्बन भी नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इंप्योरिटीज, कोई इंप्योरिटीज उसमें नहीं है। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि ये जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर हमने लिया तो उसके जर्मेनियम के एटॉम्स यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। ओके, तो ये ड्रॉ किए हुए हमने जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम के एटॉम्स, जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम के एटॉम्स हमने लिखे हुए हैं। फिर हमने कल भी डिस्कस किया था, ये जो हमारा जर्मेनियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 32, याद है ना? कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो 6 देन 14 एंड देन 32। तो उसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगेन हमने देखा था क्या, 2s2 2p2, फिर 3s2 3p2 और फिर 4s2 4p2, वैसे थी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो। अदरवाइज क्या होगा? देखो, अदरवाइज तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1s2 देन 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 4s2 एंड 4p2। कैसे? 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12, 12 and 6 18, 18 and 2, ये देखो गलती कर दी ना हमने, 18 के बाद आएगा 2 दैट इज 20 और फिर 3d 10, तो 20 और 10 30 और 30 और 2 32। डन। ओके, तो ये हमारे हो गए कौन से? जर्मेनियम के। तो उसकी लास्ट वाली ऑर्बिट जो है उसमें कितने हैं? लास्ट वाली ऑर्बिट कौन सी है? नंबर 4, n इज इक्वल्स टू 4 वाले, तो 4s2 4p2। तो जर्मेनियम के लिए था 4s2 4p2, सिलिकॉन के लिए था 3s2 3p2 एंड कार्बन के लिए था 2s2 2p2। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, ये 2 और ये 2। ओके, n इज इक्वल टू 4 में टोटल जितने भी लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कितने होंगे? 4। कार्बन में भी 4 होंगे, जर्मेनियम में भी 4 होंगे, सिलिकॉन में भी 4 होंगे। अच्छा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने हर जगह देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बताए गए हैं। ये जर्मेनियम है तो इसका ये इलेक्ट्रॉन 2 3 और 4। वैसे ही ये जर्मेनियम है तो उसका भी 1 2 3 4, वैसे ही सबके। ओके, तो वैसे हमने सबके जर्मेनियम है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे सारे के सारे हमने जर्मेनियम है। एक एटॉम है जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम के एक एटॉम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एटॉम के पास। ओके, अगर तुमने 10 ले लिए तो 40 होंगे, तुमने 100 ले लिए तो 400 होंगे। ओके, ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था ना कि n होंगे तो n इंटू e, मतलब जितने भी होंगे उतने। डन। एक के पास 4 होंगे तो अगर n एटॉम ले लिए तो कितने होंगे? 4 इंटू n। ओके, सिंपल। सो हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सबको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। तो सबको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। इनके पास अगर 6 होते तो वो 2 ले लेता, अगर 2 होते तो 2 लूज कर देता, 6 होते तो 2 ले लेता, इजी है। और अगर 2 ही होते तो वो 2 लूज कर देता, वो भी इजी है। लेकिन इनके पास 4 है। तो हमने याद करो 10th में भी पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है।
ओके तो वो वर्सेटाइल नेचर की वजह से उसमें 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, एट द सेम टाइम जो भी बनेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके सो दैट्स व्हाई ये सारे के सारे हमारे जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। तो आयनिक बॉन्ड मतलब एक्सचेंज नहीं करते, ना 4 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे। ओके तो करेंगे क्या, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा हमने। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अगर जुड़ता है तो वो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता है। मतलब ये लोग किसी को इलेक्ट्रॉन देने भी नहीं वाले और ये लोग इलेक्ट्रॉन किसी से लेने भी नहीं वाले, हाँ थोड़ा शेयरिंग कर लेंगे वो। तो यहां पर क्या करेंगे, वो शेयरिंग करेंगे, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके तो ये इतने सारे जर्मेनियम के एटॉम्स हैं, तो ये जर्मेनियम के एटम के ये 4 है, वो ये जर्मेनियम के एटम के उसका एडजेसेंट जर्मेनियम का एटम है उसके पास भी 4 है। तो ये दोनों ने शेयरिंग कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास टोटल कितने थे 4, और वैसे ही वो 4 शेयरिंग कर रहा है तो उसके पास टोटल कितने हो गए 8। तो 8 हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो मतलब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी थी, तो पहले तो थे ये 4, पहले ये 4 थे और अब 8 हो गए हैं। तो 8 कैसे हो गए हैं, ये बॉन्ड बना ना, तो ये पूरा का पूरा, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो अब 8 हो गए हैं। कब, जब कोवैलेंट बॉन्डिंग कर दिया तब। वैसे सर तो फिर इसका चला गया नहीं, वो उसने भी तो शेयरिंग की है, तो जब इसको जरूरत होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को वो यूज करेगा। शेयरिंग मतलब जैसे कि ऐसा समझो कि एक ही पेन है और तुम एक ही पेन से तुम लोग लिख रहे हो। ओके तो अभी तुम्हें नोट करना है तो किसी एक ने लिखा, फिर उसने लिख लिया, लाओ पेन, एक ही पेन से तुम दोनों यूज कर, शेयर कर रहे हो ना एक ही चीज। तो अगर ये एटॉम को जरूरत है तो ये एटॉम ये दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा, और ये एटॉम को जरूरत है तो वही एटॉम ये दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। इन शॉर्ट शेयरिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा नहीं है। तो शेयरिंग हो गई तो सारे के सारे जर्मेनियम के एटॉम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई। डन। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग तो होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके चलो, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई। अब होगा क्या, कल हमने डिस्कस किया था याद हो तो, दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी के सभी एट 0 केल्विन परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। डिस्कस किया था हमने, क्या एट 0 केल्विन मतलब कितना कम टेम्परेचर है, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ओके तो इतने टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एकदम कोई भी मूवी नहीं कर रहा होगा। कोई भी मूवी नहीं कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे फ्री, मतलब मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट ही नहीं होने वाले, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट ही नहीं होने वाले तो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो हमने डिस्कस तो किया था सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन में ही, समटाइम्स दे बिहेव एज अ कंडक्टर, समटाइम्स दे बिहेव एज अ इंसुलेटर। तो डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, ओवरऑल सिचुएशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके तो अगर ऐसा केस है तो वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये सेमीकंडक्टर को हम कंडक्टर के तौर पे यूज करें, कैसे, कंडक्टर अगर 0 केल्विन है तो वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको हम कैसे बिहेव करवाए, कंडक्टर के तौर पे, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिले। ओके तो चलो डिस्कस करते हैं वो चीज। तो हम क्या देखेंगे कि ये हमारा पर्टिकुलर जर्मेनियम का एटॉम, जर्मेनियम का पूरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, मैटर पड़ा हुआ है, उसमें होगा क्या, अगर हमने एनर्जी दी, नाउ इफ वी आर गिविंग द एनर्जी, हम अगर एनर्जी दे रहे हैं, तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसको हमने एनर्जी दी, जैसे ही उसको एनर्जी दी, जैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखे थे कि मेटल है उसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे, मतलब E = hν वाली एनर्जी गई तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता था। ओके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था ना। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हमने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, उसको एनर्जी मिली तो वो अपनी हायर ऑर्बिट, जैसे हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, एटॉम्स में भी कितनी जगह पे हमने डिस्कस किया, ये न्यूक्लियस है, n = 1, n = 2, n = 3। तो सपोज हमारा इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पर है n = 1 में, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो वो n = 1 से n = 2 में चला जाएगा। फिर अगर फिर से उसको एनर्जी मिली तो वो n = 2 से n = 3 में भी चला जाएगा, लेकिन वहां पर वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है।
और अनस्टेबल कंडीशन में ज्यादातर वो रह सकता नहीं है। तो अगेन वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ के अपनी एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किया मतलब एनर्जी लूज करके वापस अपने घर पे आ जाएगा। वही जो केस हम केमिस्ट्री में पढ़े थे, मामा के घर चला गया, फ्रीडम तो मिल गई लेकिन अनस्टेबल हो गया, एनर्जी लूज करके आया। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने जो देखा था कि T2G में से EG में चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये पर्टिकुलरली d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिजिक्स में एटॉम्स, केमिस्ट्री, सब जगह हमें ये पढ़ा हुआ ही है कि अगर हम एनर्जी देंगे, जैसे सिंपल अगर हम बोले कि भाई मुझे सोडियम में से सोडियम प्लस बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कैटायन बन जाएगा। डन। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जर्मेनियम के सब्सटेंस को, मैटर को हीट दे रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके मटेरियल में से बाहर नहीं निकल रहा है। याद करो जो हमने फिजिक्स में लास्ट में डिस्कस किया था, वर्क फंक्शन एंड ऑल। ओके, तो ड्यूअल नेचर जब पढ़ा था हमने, तब भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक हमारा मेटल है, तो वर्क फंक्शन जितना एनर्जी दोगे तभी जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो कहां जाएगा, तो वो सरफेस पर जाएगा। वो कहां चला जाएगा, सरफेस पर। और अगर और हीट दोगे और एनर्जी दोगे तब जाके वो सरफेस को छोड़ के आगे जाएगा, अदरवाइज वो सरफेस में ही रहेगा, मेटल के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं चला जाएगा। तो अभी इसको हमने एनर्जी दी, बहुत ज्यादा नहीं, जब तक ये अपनी जगह छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करे उतनी एनर्जी हमने दी है। तो इसको हमने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और यहाँ बाहर आ गया। बाहर आ गया मतलब सरफेस पर आ गया। ओके, जैसे हमने याद करो तो केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था, वही ड्यूअल नेचर जब डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स में, तो मैंने बोला था कि यहाँ से एनर्जी आ रही है तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये है, ये है, तो ये भाई साहब जल्दी इसको रेडिएशन मिल जाएगा, एनर्जी जल्दी मिल गई तो ये जल्दी आगे बढ़ गया। लेकिन ये है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको तो लेट एनर्जी मिलेगी, तब जाके वो लेट एनर्जी मिलेगी, तो वही जितनी एनर्जी इसको मिली उतनी एनर्जी इसको मिलेगी, तो वो ज्यादा डिस्टेंस इसके जितना ट्रैवल कर पाएगा नहीं। याद आया? ओके, तो ये सब चीजें हमने ड्यूअल नेचर में भी डिस्कस की थी फिजिक्स में। सो वही चीज यहाँ पे हो रही है, हम एनर्जी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ पर सरफेस पर आ गए, मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हुआ क्या, उसने अपनी जगह छोड़ दी। उसने, जैसे तुम लोग बैठे हुए हो और तुमको मैंने एनर्जी दी और तुम लोग उठ के ऐसे, सीट गर्म हो गई तो तुम ऐसे उठकर दूसरी सीट पर चले गए, मतलब तुम जहां बैठे थे वहां पे जगह खाली हो गई। ओके, वो खाली जगह को हम यहाँ पर बोल रहे हैं होल्स। ओके, क्या बोल रहे हैं, होल्स। तो कहने का मीनिंग क्या है कि तुमने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और बाहर निकल गया, मतलब बाहर इन द सेंस मेटल सरफेस पर आ गया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आया तो तुम्हारा एक होल बन गया, क्योंकि वो जगह पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, लेकिन तुमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर आ गया, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया तो एक होल क्रिएट हो गया। मतलब एक्चुअली अब तुम्हारे पास दो चीजें तुमने क्रिएट कर दी हीट देकर। क्या क्या क्रिएट की, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और होल्स नहीं था तो होल्स भी आ गया। जब तुमने हीट दी तब जब तुमने एनर्जी दी तब। डन, तो हमने एनर्जी दे दी। अब होगा क्या, सपोज मान लो कि मैं और कहीं पर एनर्जी दे रहा हूं, तो ये एनर्जी सपोज आई और ये इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी गेन कर ली। ये इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी गेन कर ली तो ये भाई साहब अभी वापस उसकी जगह छोड़ के चले जाएंगे। उसकी जगह छोड़ के गए, लेकिन यहाँ जहाँ होल हुआ था ना, ये वहीं जाने की ट्राई कर रहा है यहाँ पर। डन, तो ये इलेक्ट्रॉन ये होल पे चला गया, मतलब यहाँ जो होल था वो तो गया, वो तो फील्ड हो गया, लेकिन वो फील्ड हो गया और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यहाँ होल यहाँ से चला गया लेकिन यहाँ आ गया। समझ में आया? अभी होल यहाँ पर था और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अभी कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जहां पर भी खाली जगह हो। यहाँ पर होल पहले से था, खाली जगह थी, तो वो खाली जगह पे आके चला गया। अब वो इलेक्ट्रॉन खाली जगह पे चला गया तो होल कहाँ है, अब नया होल कहाँ है, नया होल यहाँ होगा क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन था और वो नहीं है अभी। तो पहले होल यहाँ था, अभी वो होल यहाँ हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर यहाँ आया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ आया, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो जहां था वही था, इसको एनर्जी मिली तो वो होल में चला गया। अंडरस्टूड? वैसे ही अगर देखा जाए सेम वे में, तो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है सपोज हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। अब यहाँ पर होल है, लेटेस्ट में यहाँ पर होल है, ये होल नंबर 1 था, ये 2 था, अभी यहाँ पर होल है। अब ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये भाई साहब यहाँ आ गए और वो होल की जगह फुलफिल कर दी।
ओके, अब होल कहाँ है? अब होल यहाँ पर है। डन, समझ में आ गया? मतलब यहां से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखो तुम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो, पहले इलेक्ट्रॉन सपोज यहां से तो यहां आ गया, पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, अच्छा फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे यहां से यहां मूव कर रहा है, उसी टाइम पे होल कहां मूव कर रहा है? यहां पर होल था और वो होल यहां आ गया, मतलब होल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तो उसी टाइम पे पहले यहां पे होल था लेकिन अब यहां होल क्रिएट हो गया, मतलब होल यहां से यहां शिफ्ट हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर ऑपोजिटली मूविंग, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो माइनस एक्स डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वहीं पे हमारा नया होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये नए होल में नया इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये होल जो नया इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहा है ना वहीं पे चला जाएगा। डन, सिंपली है। ओके, चलो, तो ये हमने क्या देखा कि कैसे यहां पर एनर्जी देने से होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। हाँ, वहां पर बॉन्ड टूट गया ना, होल जहां पर आया वहां जहां पर लास्ट होल होगा वहां पे बॉन्ड टूट गया, यस करेक्ट, वहां पे क्या टूट गया? बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया, यस करेक्ट। अब हुआ क्या? तो हमने एनर्जी दी, जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। जैसे कि ये सपोज क्लीन, हमारा एक्चुअल में एनर्जी देने से यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना फ्री इलेक्ट्रॉन था ना होल था, लेकिन एनर्जी दी तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। और क्यों होल क्रिएट हुआ? क्योंकि वहां के जगह पर जो बैठा था वो चला गया। कौन बैठा था? इलेक्ट्रॉन बैठा था, तो वो चला गया, तो ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन और ये बन गया होल। मतलब एनर्जी देने से हमने एक होल और एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया। अब ऐसा समझो कि हम एनर्जी दे रहे हैं तो उसकी इफेक्ट हो रही है 50 एटॉम्स को, तो 50 एटॉम्स को हो रही है तो 50 होल्स एंड 50 फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। सिंपल है। तो ये 50 होल्स एंड 50 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि सेम नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे एनर्जी जब हम देंगे तब। किसको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। तो ये याद रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। डन, ओके, जब हम एनर्जी देंगे तब। अब उसके बारे में पर्टिकुलरली हम बैंड में भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। तो जैसे ही हम, ये हमारे होल्स है, तो होल्स जैसे यहाँ ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास जो घूम रहे हैं, जो रिवॉल्व हो रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन है। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, अब इसको एनर्जी मिली, अब इसको एनर्जी मिली तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जगह छोड़कर ऊपर चला गया, मतलब कंडक्शन बैंड में चला गया। तो कंडक्शन बैंड में चला गया मतलब यहां पर होल क्रिएट हुआ। वैसे ही फिर से एनर्जी मिली तो ये ऊपर चला गया तो यहां पर होल क्रिएट हुआ। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में होते हैं। ये लोग नहीं, ये लोग तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व ही करते रहेंगे। ये लोग कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उतने ही हमारे होल्स मिल रहे हैं, यही तो हमने देखा। तो ये यहां से भी देखा हमने। अगेन कल हमने डिस्कस किया था, याद हो तो, कि इनके बीच में एनर्जी गैप होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जर्मेनियम लिया तो याद करो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है वो कितना होता था? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए उससे थोड़ा ज्यादा है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो और अगर कंडक्टर है, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के लिए क्या था? क्या थी कंडीशन? इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी इतना ज्यादा है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा, मतलब इतने दूर है कि अगर हम यहाँ पर एनर्जी देंगे तो भी ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड में से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा नहीं। किस केस में? इंसुलेटर के केस में। और कंडक्टर के केस में क्या होता है? कंडक्टर के केस में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है मतलब गैप छोटा है। गैप छोटा है तो हम एनर्जी देंगे, ये ऊपर जाके चले जाएंगे। डन, कल हमने डिस्कस किया था। और ये जब बैंड डिस्कस किया था कंडक्शन में नहीं, सॉरी मैं कंडक्शन बोल दिया, कंडक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं होता,
सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। कंडक्टर में तो हमने क्या देखा था, ये दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो वो दोनों ओवरलैप करते हैं मतलब क्या, ऑलवेज तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ऑलवेज कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर ये यहां पर होंगे तो भी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो पोर्शन तो कंडक्शन बैंड में भी आता है ओवरलैपिंग वाला। तो दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तो वो तो हमारा हो गया वो से इंसुलेटर्स। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम, तो ये देखो ये सारी की सारी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही है सेमीकंडक्टर में। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसमें तो कितना था एनर्जी गैप, कंडक्शन के लिए, कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप 0। ओके, 0 कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप कितना, 0। क्यों, क्योंकि ओवरलैप कर रहा था ना, गैप है ही नहीं, ओवरलैप कर रहा है। ओके, सो कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप 0, डन। ओके, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर फिर से क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि सेमीकंडक्टर हमने जो देखा उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने होल होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हो गया हमारा एनर्जी गैप का कंसेप्ट, ये हमें याद रखना है, दैट्स इट। ओके, तो यही था हमारा थियरी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। समझ में आ गया? अब इसमें एक बात ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जनरली जैसे हमने ये देखा 0 केल्विन पे वो परफेक्टली इंसुलेटर के तौर पे ही रहता है। तो अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर भी है, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स देता नहीं है, बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस करता है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर रहेगा तो मान लो कि सपोज 50 इलेक्ट्रॉन्स है, 50 होल्स है, ये तो मैं ऐसे ही रफली नंबर बता रहा हूं। कहने का मीनिंग क्या है, ये नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है। और अगर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इनको ही बोलते हैं चार्जिंग कैरियर्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, चार्जिंग कैरियर्स, तो ये जो है वही कम है। ओके, तो मतलब ये कंडक्टर की तरह बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करेंगे नहीं। कौन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ज्यादा अच्छे से कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ये जो चार्ज कैरियर है, मतलब से इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ होल्स है, वो ज्यादा अमाउंट में बनेंगे नहीं। किस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, वो कुछ आगे नेक्स्ट करेंगे हम। उसमें हम क्या करेंगे, इम्प्यूरिटीज डाल देंगे। ओके, तो वो आगे हम देखते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आ गया। इंट्रिंसिक का मीनिंग होता है प्योर, सेमीकंडक्टर तो हम समझे ही है। देन क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो सिंपली सपोज तुमने सिलिकॉन ले लिया या सपोज तुमने जर्मेनियम ले लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है सबके बीच में एक एक एक। अब कहने का मीनिंग ये है कि ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि हम एनर्जी देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो गया तो जहां से वो जा रहा है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया ना, वो अपनी जगह छोड़ के निकल गया, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। मेटल में ही है अभी भी, मतलब सेमीकंडक्टर जो हम बोल रहे हैं उसमें ही है, सिलिकॉन में ही है, जर्मेनियम में ही, अंदर ही है, मेटल को छोड़ के बाहर नहीं गया है। ओके, अभी तो वो सॉलिड फॉर्म में ही है। मेटल को छोड़ के कब जाता है, पर्टिकुलरली मटेरियल को छोड़ के कब जाता है, गैसियस फॉर्म में हो तो। विदाउट गैसियस फॉर्म इलेक्ट्रॉन लूज होता नहीं। ओके, मतलब जब हम वो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ कि अगर जैसे सोडियम है और सोडियम में से सोडियम प्लस बनाया, तो वो गैसियस फॉर्म में लोगे ना तो ही सोडियम में से सोडियम प्लस बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात है। सोडियम में से सोडियम कैटायन बनाना है हमें, सोडियम प्लस, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na प्लस बन जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सोडियम को गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर जाके उसको एनर्जी देंगे, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अंडरस्टूड? ओके, तो वो तो केमिस्ट्री हो गई हमारी। लेकिन यहाँ पर कहने का मीनिंग क्या है कि हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जहां बैठा था एनर्जी गेन कर ली, कहीं पे चला गया, अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, जहां बैठा था वहां पे जगह खाली हो गई, वो खाली जगह को ही बोला हमने होल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और एक होल जनरेट हुआ, फिर से एनर्जी मिली, 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, 2 होल्स जनरेट हुए। मतलब ऐसा समझो एक साथ इतनी सारी एनर्जी हमने दे दी कि ये सब कोई अपनी जगह छोड़ के चला गया एक साथ। ओके, तो सब कोई अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे घूमने लगा, 3-4 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमने लगे, तो वहां पर 4 होल्स क्रिएट हो गए। अंडरस्टूड? तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी क्रिएट होते हैं। और ये हमने एनर्जी बैंड के रिस्पेक्ट में भी देख लिया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है। डन? ओके, चलो तो आगे बढ़े।
हो ये तो सिर्फ नेम है, बताता हूँ